हेलो स्टूडेंट। अब इस वीडियो में क्लास 12 चैप्टर अल्टरनेटिंग करंट एंड सर्किट का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। और यहाँ पर टॉपिक है सर्किट कंटेनिंग इंडक्टेंस एंड रेजिस्टेंस इन सीरीज या एलआर सर्किट। अभी लास्ट वीडियो में 3 अलग अलग सर्किट के बारे में पढ़ा था, जिनमें सिर्फ एक सर्किट में रेजिस्टेंस का यूज हुआ था, दूसरे में इंडक्टेंस का और तीसरे में कैपेसिटेंस का। अब यहाँ पर जो सर्किट होंगे उनमें पेयर में रेजिस्टेंस इंडक्टर या रेजिस्टेंस कैपेसिटर या कैपेसिटर और इंडक्टेंस का यूज किया जाएगा। तो इसमें पहला जो सर्किट है वो एक इंडक्टेंस और रेजिस्टेंस को सीरीज में कंटेन करता है, और शॉर्ट में इस सर्किट को एलआर सर्किट भी कह सकते हैं। तो इस सर्किट का सबसे पहले बनाएंगे सर्किट डायग्राम, और फिर इसके आगे की चीजें इसमें समझेंगे, और इसका फेजर डायग्राम, बाकी सारी चीजें। तो ये इसका अल्टरनेटिंग ईएमएफ हो गया, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, और ये हो गई एक इंडक्टेंस कॉइल, ये एक रेजिस्टेंस, ये है L, ये हो गया R। क्योंकि ये दोनों सीरीज में जुड़े हुए हैं तो इस सर्किट की जो करंट होगी वो सेम होगी, और इनके पोटेंशियल डिफरेंस इनके अक्रॉस डिवाइड हो जाएंगे। तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा VL और इसका पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा VR। तो अब जैसे ही इस सर्किट में ये अल्टरनेटिंग ईएमएफ अप्लाई किया जाता है, वैसे ही इस सर्किट में करंट फ्लो होने लगती है, और ये करंट जो होगी वो दोनों L और R के लिए सेम रहेगी, क्योंकि ये दोनों सीरीज में है और इनका पोटेंशियल डिफरेंस अलग होगा। इसी कॉन्सेप्ट से इसको आगे समझेंगे। तो लेट एन अल्टरनेटिंग ईएमएफ E is equal to E naught sin omega t be applied to a circuit containing an inductance L and a resistance R in series. The same current I will flow both in L and R, and VL and VR be the potential difference across L and R respectively at that instant, मतलब उसी समय। देन यहाँ पर VL और VR की वैल्यू निकाल लेंगे। तो VL हो जाएगा IXL एंड VR हो जाएगा IR। ये ओम्स लॉ से लिखे गए हैं। इंडक्टेंस में XL जो होता है वो रेजिस्टेंस की तरह काम करता है, और ये तो रेजिस्टेंस ही है। यहाँ पर इनको इंट्रोड्यूस कर लेंगे, वेयर XL जो है इज द इंडक्टिव रिएक्टेंस,
inductive reactance. And VR जो हो गया R वो रेजिस्टेंस है। अब ये दोनों जो हैं वो जो पोटेंशियल डिफरेंस VR होगा वो करंट के साथ सेम फेज में होगा, और जो इंडक्टेंस वाला जो पोटेंशियल होगा VL वो करंट के साथ 90 डिग्री से लीड करेगा। क्योंकि यहाँ हम लोग पिछले वीडियो में सिर्फ रेजिस्टेंस वाला सर्किट के बारे में पढ़ चुके हैं। वहाँ पर जो रेजिस्टेंस वाला सर्किट होता है उसमें करंट और पोटेंशियल सेम फेज में होते हैं, जबकि इंडक्टेंस वाले सर्किट में करंट और पोटेंशियल जो है वो 90 डिग्री के फेज से लीड करते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर नाउ VR is in phase with the current. I while VL leads I by 90 degree. Therefore इससे रिजल्ट निकलता है कि जो VL और VR हैं वो दोनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे, या कह सकते हैं म्यूचुअली राइट एंगल पर होंगे। Therefore VR and VL are mutually perpendicular to each other. अब इसी के अकॉर्डिंग इसका फेजर डायग्राम, तो इसका फेजर डायग्राम हो जाएगा कुछ इस तरह से। ये हो गया इसका पोटेंशियल VR और ये हो जाएगा VL। ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं या राइट एंगल पर हैं, और ये हो जाएगा इसका अप्लाइड EMF या रिजल्टेंट कह सकते हैं E, जो फाई एंगल पर है। ये VR वेक्टर को, VR जो है उसको OA वेक्टर से रिप्रेजेंट कर दिया और जो VL है उसको OB वेक्टर से। ये हो गया इसका फेजर डायग्राम। अब इसी फेजर डायग्राम से इसका जो रिजल्टेंट E है उसकी वैल्यू निकालेंगे। द वेक्टर OE represents the resultant of VR and VL, which is applied EMF, जो applied EMF के इक्वल होगा, EMF E। तो यहाँ से जो वेक्टर होता है जब 90 डिग्री का एंगल होता है तो उसका रिजल्टेंट का जो फॉर्मूला होता है, यहाँ स्क्वायर अगर नहीं लगाएंगे तो यहाँ अंडर रूट ले सकते हैं, तो हो जाएगा VL स्क्वायर प्लस VR स्क्वायर।
या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ई स्क्वायर इज इक्वल टू वी एल स्क्वायर प्लस वी आर स्क्वायर। अब वी एल और वी आर की वैल्यू यहाँ पर रख लेंगे। वी एल इज इक्वल टू था आई एक्सएल का स्क्वायर प्लस वी आर था आई आर इसका स्क्वायर। अब यहाँ से आई स्क्वायर आ जाएगा कॉमन, तो ब्रैकेट में बचेगा आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। ये आ गया ई स्क्वायर की वैल्यू। आई की वैल्यू अगर निकालेंगे तो आई स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। अब ये आई स्क्वायर है तो आई की वैल्यू जब निकालेंगे करंट तो वो हो जाएगा ई अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। तो जब इसमें ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे तो ये जो फैक्टर है ये इफेक्टिव रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा सर्किट में, और इसको इम्पीडेंस कहा जाता है सर्किट का, और इसे जेड से रिप्रेजेंट किया जाता है। न्यूमेरिकल में सबसे इंपॉर्टेंट टर्म यही वाला होता है इम्पीडेंस। सब अलग अलग जितने भी सर्किट हैं उनका सबका इम्पीडेंस पूछा जाता है। ऑन अप्लाइंग Ohm's law, we see that under root r square plus xl square is the effective resistance of the circuit। ये सर्किट के इफेक्टिव रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। इट इज कॉल्ड इम्पीडेंस। जिसे रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल जेड से। तो यहाँ से जेड का फॉर्मूला आ जाएगा या इम्पीडेंस इज इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। जहाँ पर एक्सएल इज इक्वल टू होता है ओमेगा एल, तो जेड को ऐसे भी लिख सकते हैं, जेड इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल का होल स्क्वायर। तो ये हो गया इम्पीडेंस एलआर सर्किट का। और एलआर फिफ्थ सर्किट होगा ये सर्किट containing capacitance and resistance in series। इसको शॉर्ट में कहेंगे CR सर्किट। अब इसका सर्किट डायग्राम समझ लेंगे पहले, फिर आगे इसके सारी चीजें जो हैं वो समझेंगे। तो ये हो गया इसका अप्लाइड ईएमएफ जो अल्टरनेटिंग होता है। इसमें लगाएंगे एक कैपेसिटर, एक रेजिस्टेंस, और फिर से ये दोनों सीरीज में होने की वजह से इनकी करंट होगी सेम और इनके पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएंगे अलग अलग। तो कैपेसिटर का पोटेंशियल हो जाएगा VC, रेजिस्टेंस का कैपेसिटर हो जाएगा कैपेसिटेंस का पोटेंशियल हो जाएगा VC और रेजिस्टेंस का पोटेंशियल हो जाएगा VR। ये अप्लाइड ईएमएफ E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी। ये अल्टरनेटिंग ईएमएफ की इक्वेशन हो गई। अब बिल्कुल उसी तरह से इसको भी सॉल्व करेंगे। इन दिस केस
the instantaneous alternating EMF जो है वो है E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी एंड potential difference across C and R और C के अक्रॉस इनके पोटेंशियल हो जाएंगे VC इज इक्वल टू आई एक्स सी एंड VR इज इक्वल टू IR। अब यहाँ XC जो है वो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है, वेयर XC इज कैपेसिटिव रिएक्टेंस, जिसकी वैल्यू होती है 1/ओमेगा C के इक्वल। R तो पता ही होता है रेजिस्टेंस है, और इसमें फिर से उसी तरह से रेजिस्टेंस जब सिर्फ सर्किट में लगा होता है तो करंट और पोटेंशियल सेम फेज में होते हैं, और जब सिर्फ कैपेसिटर का यूज किया जाता है तो सर्किट में करंट और पोटेंशियल जो है वो लैग कर जाते हैं 90 डिग्री के फेज से। तो अब इस चीज को भी समझ लेंगे। नाउ वी आर इज इन फेज विद I while VC lags behind I by 90 या π/2। तो अब इसी के अकॉर्डिंग इनका बनाएंगे फेजर डायग्राम। ये हो जाएगा VR, ए पॉइंट हो जाएगा, ये हो जाएगा ये वाला VC जिसको B पॉइंट से रिप्रेजेंट करेंगे, और ये हो जाएगा इसका रिजल्टेंट E। ये O पॉइंट हो जाएगा, इसको ले लेंगे D पॉइंट। ये है फाई एंगल, और ये दोनों जो हैं एक दूसरे के फिर से म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, बट इस बार डायरेक्शन जो है जस्ट अपोजिट हो जाएगी। अब इसी से इनका जो रिजल्टेंट EMF है वो निकाल लेंगे। द रिजल्टेंट of VC and VR can be represented by vector OD, which is the applied EMF E। तो यहाँ से E की वैल्यू जब निकालेंगे तो हो जाएगा E स्क्वायर इज इक्वल टू VR स्क्वायर प्लस VC स्क्वायर। अब VR और VC की वैल्यू जब रखेंगे तो ये हो जाएगा I स्क्वायर R स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा I स्क्वायर XC स्क्वायर। यहाँ से I स्क्वायर ले लेंगे कॉमन, तो आ जाएगा E इज इक्वल टू आई स्क्वायर, E स्क्वायर इज इक्वल टू I स्क्वायर ब्रैकेट में R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर। अब यहाँ से I स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा I स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर प्लस XC का स्क्वायर। I की वैल्यू निकाल लेंगे तो हो जाएगा E अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XC का
स्क्वायर। अब अगर ओम्स लॉ से इसे भी कंपेयर करेंगे तो ये वाला जो टर्म है वो इफेक्टिव रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा और सीआर सर्किट का यही इम्पीडेंस हो जाएगा। अप्लाइंग ओम्स लॉ अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर is the effective resistance of circuit and it is called impedance। इसे Z से रिप्रेजेंट किया जाता है। सो Z इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर, बट एक्स सी की वैल्यू होती है 1/ओमेगा सी, देन Z हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस 1/ओमेगा सी का होल स्क्वायर। तो ये सीआर सर्किट का इम्पीडेंस हो गया, इम्पीडेंस। और अगर इसका निकाले फेज एंगल इज गिवन बाय उसमें अप्लाई करेंगे 10, तो 10 फाई जो फेजर डायग्राम था उसी से निकाल लेंगे। उसमें जब 10 फाई अप्लाई किया जाएगा तो आ जाएगा VC अपॉन VR, और VC की वैल्यू थी IXC अपॉन IR, VR I से I कैंसिल हो जाएगा, और XC की वैल्यू अगर रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1/ओमेगा C, यहाँ हो जाएगा R। तो जो 10 फाई आ जाएगा फेज एंगल वो आ जाएगा 1/ओमेगा C अपॉन R। कभी कभी न्यूमेरिकल में फेज एंगल भी पूछ दिए जाते हैं इन्हीं सर्किट्स के, तो उनको इन फॉर्मूले से सॉल्व करके निकाल सकते हैं। ओके, थैंक यू। अब जो अगले वीडियो हैं, अगले टॉपिक हैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।